तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, इसका बिल्कुल बेस से एक बार रिवीजन करा दूं। करा दो सर। स्कूल लेवल का ना, एक बार रिवीजन करा यस देता हूँ, सर। टाइम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, क्या चीज़ है क्या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट बाय पॉइंट बताता जाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि अंडर रूट ऑफ -1 को हमने सिंबलाइज कर दिया था आइटा। ठीक, एंड ये चीज़ क्या होती है, इमेजिनरी नंबर। अब इसको क्यों इमेजिनरी बोलते हैं, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। ये इस प्रॉपर्टी पे बेस है कि कोई भी रियल नंबर जो होता है -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच में, इसका नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करोगे, ठीक, वो आता है पॉजिटिव। जीरो का स्क्वायर करोगे वो आता है जीरो। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे वो भी आता है पॉजिटिव। तो रियल नंबर्स जो होते हैं, ठीक, इनका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा तुम्हारा, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो जीरो रहेगा। ठीक, अब ऐसे नंबर हमें चाहिए थे जिनका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नेगेटिव आए, तो वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका स्क्वायर करने पे नेगेटिव चीज आती है। ठीक है, तो इनका इमेजिनरी नंबर्स का स्क्वायर करने पे नेगेटिव चीज आती है। ठीक, तो ये वो नंबर्स होते हैं। तो इनके अंदर अंडर रूट ऑफ -1 ये वाली जो टर्म है और आइटा, ये होना बहुत जरूरी है। अब इसी के बेसिस पे सेकंड पॉइंट इज कि आइटा के डिफरेंट पार्ट्स को हमने ऑब्जर्व किया। ठीक, तो आइटा को हमने बोला कि आइटा की बार 1, आइटा की बार 2, आइटा की बार 3, आइटा की बार 4, देन आइटा की बार 5, आइटा की बार 6, आइटा की बार 7 एंड आइटा की बार 8 एंड फोन चलता जाएगा। तो ये आइटा बन जाएगा, ये आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, तो ये माइनस आइटा हो जाएगा, ये आइटा की पावर 4 +1 हो जाएगा। अब ये आइटा की पावर 4 इंटू आइटा लिख सकते हो, तो ये तो 1 होता है, ये 1 है, तो ये आइटा बन जाएगा, ये बन जाएगा आइटा स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट -1, ये बन जाएगा आइटा क्यूब, तो दैट इज नथिंग बट माइनस आइटा, ये बन जाएगा आइटा की पावर 4 कटेगा तो आइटा की पावर 4, तो ये 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये सारी की सारी चीजें अपने आप को वापस रिपीट करेंगी। तो यही चार चीजें बार बार आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। तो इसको शॉर्टकट फिर इसका हमने क्या निकाला कि आइटा की पावर n के अंदर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, n को 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा वो जो पावर होगी, और उसका और आइटा की पावर n का आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक, तो क्या किया हमने, जैसे आइटा की पावर 237 है, तो इसको लिखा हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करके क्या चीज आ जाएगी, रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा, ठीक, दैट इज नथिंग बट 1। ठीक, तो ये आइटा की पावर 1 के बराबर होगा, दैट इज नथिंग बट आइटा। तो इसकी वैल्यू आइटा की वैल्यू के बराबर है। ठीक, तो इन जनरल आइटा की पावर 4n ये 1 होगा, आइटा की पावर 4n+1 ये आइटा होगा, सॉरी हाँ, आइटा की पावर 4n+2 ये आइटा स्क्वायर होगा, तो दैट इज -1, एंड आइटा की पावर 4n+3 ये आइटा क्यूब होगा, दैट इज नथिंग बट माइनस आइटा। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब ये जो चीज आई है ये भी एक्चुअली इन्हीं रूल्स के थ्रू आई है। देखो एक्चुअली में 237 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक, तो 237 को हमने क्या लिखा, 237 इज इक्वल टू 4 इंटू सम क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर इसका 1 आ रहा है, राइट। क्या बन जाएगा, आइटा की बार 4 इंटू समथिंग +1, तो ये वाली टाइप का जाएगा। तो इसके अंदर क्या बचेगा, 4 आइटा की पावर 4n या क्वोशिएंट ले लो, क्यू ले लो, प्लस आइटा सॉरी इंटू आइटा की पावर 1, तो ये चीज तो 1 हो जाएगी हमारी, राइट। तो बचेगा क्या, आइटा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ रिमाइंडर को लिख देते हैं और वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, ये चीज आ गई। देन इसके बाद ये कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक, तो a प्लस आइटा b टाइप का जो नंबर होता है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक, याद रखना ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक, ये रियल नंबर होने चाहिए, एंड इसके अंदर जो a है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, एंड ये जो b है आइटा को छोड़ के, ठीक, सिर्फ b, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक, याद रखना आइटा को साथ में नहीं लगाना जब भी मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करूंगा। जैसे 2 - 3 आइटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो क्या आएगा, वो -3 आएगा, साथ में आइटा नहीं आएगा, ये चीज याद रखना। तो बेसिकली आइटा के जो साथ लगा होता है दैट पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये चीज आ गई। देन आ गया हमारा फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। ठीक, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन, ये क्या होता है, इस चीज के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है,
तो जैसे हमारे पास रियल प्लेन होता है, ठीक, रियल प्लेन का मतलब क्या है कि जिसके अंदर रियल नंबर्स को हम प्लॉट करते हैं, ठीक, एक्स कोमा वाई वगैरह हो गए, ठीक, या फिर नॉर्मल रियल नंबर लाइन होगी जिसके ऊपर रियल नंबर को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, ठीक, तो उसी को आर्गन प्लेन हम बोलते हैं। अब इसके लिए अब ध्यान से देखो, अगर z, ठीक, दैट इज a प्लस आइटा b, अब अगर इसको प्लॉट करना मेरे को, तो आई नीड वन रियल एक्सिस एंड दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी है, इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी नंबर है, आइटा बी इज कंप्लीटली इमेजिनरी नंबर, तो इसके साथ जो लगा होता है इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, तो इसके लिए हमें इमेजिनरी एक्सिस चाहिए, ठीक। तो वी नीड वन रियल एक्सिस एंड वन इमेजिनरी एक्सिस। तो इसके जो प्लेन होता है ये नॉर्मल एक्स वाई प्लेन की तरह ही होता है, ठीक, लेकिन इसके अंदर बस एक चीज का फर्क होता है कि ये रियल एक्सिस होती है एंड ये इमेजिनरी एक्सिस होती है, ठीक, वन इज रियल एक्सिस, वन इज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक, एंड दिस इज जीरो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस बोलो, ठीक है। अब इसका जो ए होता है वो रियल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो ये अगर तुम्हारा पॉइंट ए प्लस आइटा बी है तो ये डिस्टेंस जो है ये ए एक्ट करेगा, एंड जो हाइट है ये आइटा बी नहीं एक्ट करेगी, ये बी एक्ट करेगी, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, तो आइटा साथ में खुद ब खुद लग जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ए प्लस आइटा बी को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर चीज तुम्हें बताता हूं कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a plus iota b, any vector a I cap plus b j cap, ठीक। आई होप फिजिक्स में तुमने 11 में स्टार्टिंग में पढ़ा था आई कैप जे कैप क्या होता है, तो सिर्फ मैं आई कैप जे कैप की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले के एक्स वाई प्लेन के अंदर जो वेक्टर होता है उसी की मैं बात करूंगा, ठीक, ये चीज। देन थर्ड इज योर एनी पॉइंट ए कोमा बी, ठीक। एक्चुअली में ये जो तीनों चीजें होती हैं ये तीनों चीजें सेम होती हैं, सेम इन द सेंस कि इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, ठीक। तो अगर मैंने कहीं पर ए प्लस आइटा बी लिखा है तो उसी चीज को मैं ए कोमा बी भी लिख सकता हूँ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप भी लिख सकता हूँ। ये अगर आपस में जो कन्वर्जन होती है, ये अगर हमें कन्वर्जन पता है, ठीक, एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है एक दूसरे के अंदर, तो काफी हद तक ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अगर कोई वेक्टर का क्वेश्चन है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, अगर उसके अंदर थ्योरी हमारी इजी जा रही है, मेथड इजी जा रहा है। अगर कोई पॉइंट का कंसेप्ट हमारा 2D प्लेन का कंसेप्ट है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। आगे जाके देखेंगे इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रोटेशन वाली चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट करके, या फिर वेक्टर की जो चीजें होती है वेक्टर को रोटेट वगैरह करना है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करके बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हम देखेंगे, ठीक। देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नीट्यूड, ठीक, या फिर मॉडुलस बोल लो, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। क्या होता है ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट, जैसे z है मेरा a प्लस आइटा p, तो z का मॉड इसकी बात हो रही है, ठीक, दैट वुड बी नथिंग बट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज हाउ वी डिफाइन z मॉड, ठीक, दैट इज मैग्नीट्यूड। और ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, ध्यान से देखो। तो हमने अगेन प्लेन बनाया, ये पॉइंट लिया a प्लस आइटा b इन विच दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट b एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट a, याद रखना ये b होता है, ये आइटा b नहीं होता, ठीक, ये मैंने पहले बताया। अब ध्यान से देखो, मैंने ओरिजिन को इसके साथ ज्वाइन किया कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो भी पॉइंट है, राइट। अब मैंने ये चीज देखी कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ क्या जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक। और इसी चीज को हम z मोड बोल रहे हैं, तो यानी कि यही चीज z मोड है, यानी कि दिस थिंग इज नथिंग बट z मोड। और z मोड फिर क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो बेसिकली ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको z मोड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई जो z मोड होता है या फिर इन जनरल मॉडुलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। याद रखना क्या चीज कि z मोड
इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये चीज 0 कब जाएगी एंड z mod इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट b का स्क्वायर अंडर रूट इज 0 स्क्वायरिंग कर दी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 0 इसके अंदर a को भी 0 होना पड़ेगा एंड b को भी 0 होना पड़ेगा देयरफॉर z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आइटा सिर्फ यही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 0 होगा दैट मींस ये ओरिजिन इटसेल्फ है ठीक ये ओरिजिन इटसेल्फ है तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो ओरिजिन होता है राइट वही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक जिसका मॉडुलस 0 आएगा इसके अलावा और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 नहीं आएगा बाकी हमेशा सारे के सारे पॉजिटिव ही रहेंगे ठीक है इस तरीके से मॉडुलस हमने डिफाइन किया ठीक इन सबके प्रॉपर्टीज आगे आएंगी बाय द वे ये जस्ट अभी मैं चीजों को डिफाइन कर रहा हूँ ठीक है इन सबको डिफाइन किया जा रहा है प्रॉपर्टीज अभी आएंगी इन डिटेल हम प्रॉपर्टीज देखेंगे ठीक है द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट तो जो आर्गुमेंट है व्हाट इज दिस ये डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूँ एक्सप्लेन के अंदर तो ये अगर a प्लस आइटा b है ठीक इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ओरिजिन को ज्वाइन करके ये जो लाइन बनेगी ये लाइन एंगल क्या बनाती है ठीक एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ठीक एंगल अच्छा इस चीज को बोलते क्या है दिस इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर क्योंकि डायरेक्शनल होता है इसलिए इसको वेक्टर बोलते हैं ठीक तो एंगल मेड बाय this radius vector with positive direction of x-axis is called ठीक इस चीज को बोलते हैं आर्गुमेंट ठीक है इस चीज को बोलते हैं हम आर्गुमेंट क्या चीज एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ द made by the radius vector with the positive direction of x axis ठीक है इस चीज को बोलते हैं आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड जो होता है एम्पलीट्यूड पहली बात तो ये माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में बिलोंग करता है इसके अलावा और कुछ नहीं तो एम्पलीट्यूड एंड आर्गुमेंट के बीच में थोड़ा सा फर्क होता है ठीक ये दोनों जनरली सेम नहीं होते ठीक एम्पलीट्यूड हमेशा माइनस 180 से 180 के बीच में रहेगा तो अज्यूम करो एम्पलीट्यूड ऑफ z अगर थीटा है तो जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो थीटा के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है वो 2n पाई प्लस थीटा होगा वो इन जनरल 2n पाई प्लस थीटा होगा सर हमने पाई को इंक्लूड करना है एम्पलीट्यूड में बिल्कुल ये इंक्लूडेड है क्योंकि देखो बेसिकली पता क्या हो रहा है ये जो एंगल आ रहा है ये तो 180 डिग्री होगा ना अब इसको मैं प्लस 180 भी बोल सकता हूँ माइनस 180 भी बोल सकता हूँ एक्चुअली में यही लाइन तुम्हारी प्लस 180 वाली भी है माइनस 180 वाली भी है राइट अब ऑब्वियसली इसको एक ही एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे दो से नहीं करेंगे तो या तो प्लस 180 से करो या तो माइनस 180 से करो ठीक इसलिए पहली बात तो दोनों से हम दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे ठीक हमने इसको प्लस 180 के थ्रू रिप्रेजेंट करने की जो है वो उसको स्टैंडर्ड बनाया है तो इसलिए माइनस जो पाई है माइनस 180 इसको इंक्लूड नहीं करेंगे ठीक है यस सर अब अज्यूम करो कि एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरीके से जिसका ये एंगल थीटा ठीक अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो थीटा होगा क्योंकि ये वैल्यू माइनस 180 टू 180 के बीच में तो इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ठीक तो ये तो एम्पलीट्यूड बन जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसमें कोई परेशानी नहीं है ये एम्पलीट्यूड हमारा बन जाएगा ठीक है बट पॉइंट यहाँ पे ये नहीं आता पॉइंट है आर्गुमेंट का तो आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होगा वो ये थीटा भी हो सकता है अगर एन को 0 रखा वो यहाँ पे इस पूरा 1 रेवोल्यूशन के बाद जो आ रहा है दैट इज 2 पाई प्लस थीटा वो भी हो सकता है अगर एन को 1 रख दिया फिर एन को 2 रखा तो 2 रेवोल्यूशन के बाद तो वो जितने भी एंगल्स आएंगे वो सारे के सारे आर्गुमेंट कहलाएंगे ठीक तो एम्पलीट्यूड जो है
वो हमारा -180 से 180 के बीच में होता है, वेयर -180 इज नॉट इंक्लूडेड, 180 इज इंक्लूडेड, बट जो आर्गुमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, तो लेट्स से z है 3 + √3 आयता, प्लॉट करेंगे। ठीक, अब ये जो थीटा है इसका tan थीटा क्या जाएगा, √3/√3, दैट इज 1। और क्लियरली हमें दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा क्या जाएगा π/4। तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो π/4 आ जाएगा, लेकिन अगर आर्गुमेंट की बात करूं तो वो 2nπ + π/4 आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। ठीक, सर पर वो 3 नहीं था, वो √3 कैसे आ गया? ओह सॉरी, ठीक है सर, अब क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब इसी के साथ हम ये चीज बोलते हैं कि देखो, इन केस अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका एंगल ये वाला कंसीडर होगा। कौन सा? एम्पलीट्यूड की मैं बात करूं। अब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे लाई कर रहा है तो उसका एंगल ये वाला कंसीडर होगा। ठीक, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे लाई कर रहा है तो उसका एंगल ये नीचे वाला कंसीडर होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर मैं ये वाला एंगल कंसीडर करूंगा तो ये 180 से ऊपर चला जाएगा, तो मैं एम्पलीट्यूड की अभी बात कर रहा हूं, तो एम्पलीट्यूड 180 से ऊपर हो नहीं सकता, तो इसलिए हम नीचे वाला एंगल काउंट करेंगे, दैट इज माइनस नेगेटिव वाला। ठीक है, एंड इन केस अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, अगेन उसके लिए ये वाला एंगल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट के लिए कौन सा एंगल यूज करना है, ये चीज। ठीक है, और जैसे देखो, बड़ी सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूं। z इज इक्वल टू 1 + √3 आयटा -1 + √3 आयटा -1 - √3 आयटा एंड 1 - √3 आयटा। तो z1, z2, z3, z4, इन चारों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इनको प्लॉट करते हैं। तो क्या होगा, हाँ हाँ जी, तो सबसे पहला है हमारा 1 + √3 आयटा, तो इसका रियल पार्ट क्या जा रहा है 1, तो ये चला जाएगा 1, एंड हाइट क्या जा रही है इसकी, ऑल्टीट्यूड, दैट इज √3, तो ये चला जाएगा √3। तो इस हिसाब से देखोगे तो ये जो थीटा है, tan थीटा क्या आ जाएगा √3/1, तो ये कितना एंगल हो जाएगा हमारा, दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री, तो π/3। ठीक, तो इसका फर्स्ट वाले का जो एम्पलीट्यूड है वो जाएगा π/3, एंड आर्गुमेंट जो है वो, सॉरी इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा, इधर एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट करना है। तो z1 का जो एम्पलीट्यूड है, राइट, वो जा रहा है π/3, एंड आर्गुमेंट ऑफ जो z1 है वो जा रहा है 2nπ + π/3। सॉरी, ठीक है, ये चीज आ गई। चलो अब सेकंड वाला देखते हैं। सॉरी, सेकंड में आ रहा है x नेगेटिव हो गया, तो ये -1, तो इधर से ये जा रहा है -1, एंड हाइट स्टिल जा रही है √3, तो ये जा रही है √3, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका क्लियरली ये वाला एंगल चाहिए हमें, ये बड़े वाला, राइट। इसके लिए सबसे पहले हम ये छोटे वाला एंगल निकालेंगे। ठीक, ये निकालेंगे थीटा, तो लेट्स से चलो θ2, इसका ये θ1 ले लो। ठीक है, तो θ2 इसका क्या आ जाएगा, इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे, तो वो आ जाएगा √3 ये, अब इसको 1 कंसीडर करेंगे, याद रखना। ठीक है, तो इसका एंगल क्या आ जाएगा, देखो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल सेम है, तो इधर भी एंगल जो आएगा वो √3/1 चला जाएगा, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाली वैल्यू 60 डिग्री है, तो ये बड़ी वाली वैल्यू कितनी जाएगी, 180 - 60 डिग्री, तो दैट इज 120 डिग्री। इस तरीके से इसका जो एंगल है वो आएगा 120 डिग्री। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z2 जो है ये जाएगा हमारा 120 डिग्री, और 120 डिग्री को क्या बोलते हैं, दैट इज 2π/3, एंड इसका जो आर्गुमेंट ऑफ z2 है वो चला जाएगा 2nπ + 2π/3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज, सेकंड क्वाड्रेंट का कैसे निकालना है?
क्लियर है सर। उदय, कृतेश, आर्यन, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर क्लियर है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, चलो आगे देखो जरा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट का आ गया, तो इसका ये तो x तो -1 है और y कितना है उसका, वो भी -1 है। इस तरीके से नीचे आ गया, तो ये एंगल अब जो जाएगा, ये सॉरी -√3 है, ये -√3 -1। अब इसका अगेन ये थीटा निकालेंगे तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली निकालेंगे, वो π/3 आ जाएगा, लेकिन अब इसका एंगल ये वाला चलेगा, तो ये θ3 कितना आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखो। अब इस एंगल को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होती है। याद रखना एक चीज, एंगल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि क्लॉकवाइज एंगल ये होता है नेगेटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव। ठीक, क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये इस तरीके से होती है। अब ध्यान से देखो, ये जो नीचे वाला एंगल आ रहा है, ठीक इस तरीके से आ रहा है हमारा, ठीक ये एंगल जा रहा है एक्चुअली में कितना, π/3। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब यहां से जब मैं इस तरफ आया, ठीक ये वाला, तो ये आ जाएगा -180 डिग्री, क्योंकि हमारा कितना जा रहा है एंटी, पहली बात तो क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव होगा, और 180 डिग्री के। अब यहां तक आना है हमें, तो यहां से वापस इस तरह आए हम क्या, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा -180 प्लस π/3 और 60 डिग्री, तो टोटल चला जाएगा -120 डिग्री। तो इस तरीके से इसका टोटल एंगल जाएगा -2π/3। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों को जनरली कंफ्यूज कर देता है, बट एक्चुअली में कंफ्यूजिंग है नहीं। क्या करेंगे, या तो एक काम कर सकते हो, देखो इसको π/3, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, भूल जाओ सब कुछ, वो नेगेटिव वाली सब भूल जाओ, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो 120 डिग्री 2π/3 आ जाएगा। अब यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ से स्टार्ट करके, तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली फाइनल आंसर -2π/3। ठीक, इस तरीके से भी ध्यान दे सकते हो, तो -2π/3। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 इज -2π/3 एंड आर्गुमेंट of Z3 is nothing but 2nπ - 2π/3। अब अगर मैं Z4 की बात करूं, तो इसका x पॉजिटिव है, ठीक, और y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव 1, y नेगेटिव √3, -√3 नीचे की तरफ। तो इसका ये वाला जो एंगल है θ4, तो ये tan θ4 के चला जाएगा मेरा √3 अगेन, तो θ4 के चला जाएगा अगेन π/3। लेकिन क्योंकि ये इस तरीके से अगेन क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो अगेन इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, -π/3। ठीक, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा फिर, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ Z4 इज नथिंग बट -π/4 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z4 इज नथिंग बट 2nπ प्लस सॉरी -π/4। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, हर एक क्वाड्रेंट का क्लियर हुआ, कैसे करना है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। अब 4 पर्टिकुलर चीजें आती हैं, ठीक, ध्यान से देखना। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इधर लाई कर रहा है, इधर लाई करने का मतलब ये है कि a प्लस आइटा b के अंदर ये जो b है वो होगा 0, तो बेसिकली ये बन जाएगा a, एंड a जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लाई कर रहा है, एंड a भी पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो नंबर है, इट इज पहली बात तो प्योरली रियल एंड पॉजिटिव रियल पार्ट। प्योरली रियल है यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, और सिर्फ इसका रियल पार्ट ही है, ठीक, और जो रियल पार्ट है वो भी पॉजिटिव है। इन दैट केस इस वाले का जो आर्गुमेंट होगा या एम्पलीट्यूड जो होगा, ठीक, एंगल जो होगा बेसिकली, इसका एम्पलीट्यूड हम क्या लेके जाएंगे, दैट इज नथिंग बट 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ, खुद के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इसका एंगल 0 लेके जाएंगे। अच्छा, अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इधर लाई कर रहा है, ठीक, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इधर लाई कर रहा है, तो अब इसका एंगल आ जाएगा 180 डिग्री, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, अगेन प्योरली रियल एंड नेगेटिव रियल पार्ट। ठीक, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, तो इसका एम्पलीट्यूड जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई, दैट इज 180 डिग्री। ठीक, इस तरीके से। एंड अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ऊपर लाई कर रहा है, अब y एक्सिस के ऊपर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका x0 होगा, यानी कि रियल पार्ट 0 होगा, तो इसके अंदर बेसिकली क्या आ जाएगा, रियल पार्ट इज 0 एंड जो इमेजिनरी पार्ट है
वो क्या है, पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो इसका आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, ये यहाँ से एंगल देखो कितना जा रहा है, 90 डिग्री। तो इसका एम्पलीट्यूड जो है, या आर्गुमेंट बोलो जो भी है, ठीक, एम्पलीट्यूड जो है वो चीज चली जाएगी हमारी π/2। एंड सिमिलरली अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो वो चीज क्या जाएगी, पहली बात तो उसका रियल पार्ट 0 रहेगा, राइट। एंड जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक, वो है नेगेटिव। अगर रियल पार्ट 0 एंड इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो इसका एंगल क्या जाएगा, यहाँ से नीचे की तरफ, दैट इज -90 डिग्री। तो इसका एम्पलीट्यूड जाएगा -π/2। तो इस तरीके से, तो ये 4 स्पेशल केसेस हैं, ठीक। इसके अलावा एक पर्टिकुलर स्पेशल केस और होता है हमारा, ठीक, दैट इज z = 0 + 0 आइटा, ठीक। दिस इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिफाइंड नहीं होता। तो एम्पलीट्यूड इज नॉट डिफाइंड फॉर ओरिजिन। ओरिजिन ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका जो एंगल है वो डिफाइन नहीं है, बाकी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अगेन, ठीक, हमने क्या क्या बातें की, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड एंड आर्गुमेंट कैसे निकालना है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो कैसे निकालना है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो कैसे निकालना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो कैसे निकालना है। अब इसके अलावा पॉजिटिव एक्स के ऊपर हो तो कैसे निकालना है, पॉजिटिव वाई के ऊपर हो तो कैसे निकालना है, नेगेटिव एक्स के ऊपर हुआ तो कैसे निकालना है, एंड नेगेटिव वाई के ऊपर हुआ तो कैसे निकालना है। प्लस इन दैट केस अगर ओरिजिन आ गया फाइनल, तो कैसे, क्या उसका आर्गुमेंट वगैरह होगा, डिफाइंड है या नहीं है, इस चीज के बारे में हमने बात की। तो ओवरऑल कहीं पर भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो उसका आर्गुमेंट वगैरह कैसे निकालना है, वो चीज के बारे में हमने बात की। हाँ जी, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं अभी तक? सर क्लियर है ठीक है, सर, पर एक डाउट है बोलना कि बाबा। सर जब ए नेगेटिव रियल पार्ट होगा तो जो उसका आर्गुमेंट है वो -π भी तो हो सकता है। -π इंक्लूडेड ही नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, मतलब अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, ना, उसको तो +π इंक्लूडेड है ना, तो 1 + 180 लेके जाएंगे, माइनस नहीं, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। चलो, इसे जो तूने पूछा था पहले वो वही चीज थी ना, यस सर, यस। है ना, ठीक 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 ठीक, हाँ ये वाली चीज, बिल्कुल, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्जुगेट, ठीक। तो कॉन्जुगेट क्या होता है बेसिकली, कि लेट से अगर z हमारा a + आइटा b है, तो z कंजुगेट को पहली बात तो बार से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये हो जाता है a + आइटा b का बार। और इसका मतलब पता क्या होता है कि जो भी इमेजिनरी पार्ट आ रहा है उसका जो भी साइन है वो उल्टा कर दो, टोगल कर दो, ठीक। तो क्या आ जाएगा, a - आइटा b। तो z कंजुगेट का जो साइन है वो a - आइटा b हो जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अच्छा। अब अगर एक बड़ी सिंपल सी चीज मैं बताता हूं, ये अगर हमारा z है, ठीक, इसका ये a एंड ये b। अब जो z कंजुगेट होगा उसका a तो सेम रहेगा, लेकिन b जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, मिरर इमेज बन जाएगा। तो ये a तो सेम रहेगा, ये माइनस भी हो जाएगा, तो यानी कि इसका एंगल अगर ये थीटा है तो इसका एंगल क्या जाएगा, -थीटा। आर्गुमेंट एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आर्गुमेंट ऑफ z अगर थीटा है तो आर्गुमेंट ऑफ z बार जो होगा वो -थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अब वो चाहे फर्स्ट में लाई करे, चाहे सेकंड में लाई करे, चाहे थर्ड में लाई करे, चाहे फोर्थ में लाई करे, डजंट मैटर। तो देखो जैसे ये तो फर्स्ट में था, अब सेकंड में देखो, अगर सेकंड में हुआ तो कैसा जाएगा, ठीक, ये इसका थीटा आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो z कंजुगेट क्या होगा, यहाँ से एग्जैक्टली नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसका तो ये वाला एंगल लाई करता है, तो ये आ जाएगा -थीटा, ये +थीटा। तो अगेन थीटा से -थीटा आ जाएगा z कंजुगेट का आर्गुमेंट, ठीक। अच्छा, अगर थर्ड में हुआ, ठीक, यहाँ पे z है, अब हमें मालूम है ये वाला जो एंगल है इसको थीटा लेके जा रहे हैं, अब वी नो दैट कि ये नेगेटिव है, जेड थीटा इज नेगेटिव, क्योंकि वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे जो थीटा हम यूज कर रहे हैं, ये जो थीटा है ये थीटा नेगेटिव है, ठीक, वी नो दैट ऑलरेडी, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो ये चीज कि जब मैं z कंजुगेट करूंगा, अब नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका देखो, इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो उसका दोबारा उसका कंजुगेट करूंगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये चीज ऊपर चली जाएगी। तो जैसे ये चीज ऊपर जाएगी तो अब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये थीटा नेगेटिव हो जाएगा। अब खुद सोचो,
थीटा अगर नेगेटिव है तो माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो अगेन अगर z का कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा है तो उसके कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो अगेन सिमिलरली ये चीज आ जाएगी। तो ये अगर z है तो इसका कॉन्जुगेट चला जाएगा ऊपर, तो ये z कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब अगर ये थीटा है तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, वेयर थीटा इज नेगेटिव। ठीक, तो अगेन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है हमारा, तो z का अगर एंगल थीटा है तो z कंजुगेट का जो एंगल है वो जाएगा तुम्हारा माइनस थीटा। आई होप ये चीज क्लियर हुई, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक और चीज देखो कि अगर z हमारा a प्लस आइटा b है तो z कंजुगेट क्या जाएगा हमारा a माइनस आइटा b। तो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या जाएगा, दैट इज z प्लस z कंजुगेट, दैट इज नथिंग बट 2a। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। एंड दोनों को माइनस किया तो z माइनस z कंजुगेट, दैट इज नथिंग बट 2 आइटा b। अब ये सोचो कि ये अगर जीरो हो गया, यानी कि z प्लस z कंजुगेट अगर जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसका a जीरो होगा, राइट। ये जीरो होने का मतलब क्या है कि इसका a जीरो होगा। a जीरो होने का मतलब क्या है कि z जो है वो प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक, तो ये चीज जीरो होने का मतलब क्या है कि a इज जीरो और z इज आइटा b टाइप का और z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक, एंड अगर इसके अंदर b जीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि z माइनस z कंजुगेट जीरो होगा, यानी कि z वुड बी इक्वल टू z कंजुगेट। तो देयरफॉर b जीरो होने का मतलब क्या है कि जो z है वो a प्लस जीरो आइटा टाइप का होगा, b की जगह जीरो डाल दिया, तो दैट मीन z जो होगा वो सिंपली क्या होगा, a होगा। तो दैट मीन a का मतलब क्या है, प्योरली रियल होगा। देयरफॉर z इज प्योरली रियल। ठीक, तो z इज प्योरली रियल इन दैट केस। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? यस सर। चलो चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक, तो अब आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, अलजेब्रा। ठीक, ऑब्वियसली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अलजेब्रा होता है, ये चीज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह एंड ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक, ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, अच्छा, पहली बात तो ये चीज़ याद रखना इसके अंदर कि इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो इनइक्वालिटी होती है ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, देन सेकेंड पॉइंट इज, देखो a प्लस आइटा b इंटू a माइनस आइटा b करूंगा तो ये जाएगा a स्क्र माइनस आइटा b का स्क्र। तो दैट वुड बी a स्क्र माइनस, अब ये आप पे आइटा स्क्र हो जाएगा एंड b स्क्र हो जाएगा। तो दैट वुड बी a स्क्र माइनस आइटा स्क्र की वैल्यू -1 इंटू b स्क्र। तो दैट वुड बी नथिंग बट a स्क्र प्लस b स्क्र। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीज कि ये हमारा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है इंटू ये कॉम्प्लेक्स नंबर z का बार है, तो दैट वुड बी नथिंग बट ये मॉडुलस का स्क्वायर रहेगा, तो ये आ जाएगा z मॉड का स्क्वायर। तो इसलिए हम ये चीज बोलेंगे कि z इंटू जेड कंजुगेट जो है वो जाएगा हमारा z मॉड का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। एंड यहाँ से हमें ये भी चीज पता चली, याद रखना कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लो या चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लो, तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई लिख सकता हूँ। तो ऐसा मतलब रियल फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन जो है इसकी डेफिनेटली पॉसिबल है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। देन थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल होना है तो ये तभी होगा इफ एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट are equal and their imaginary part are equal। तो उनका रियल पार्ट भी बराबर होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होना चाहिए, तो ही जाके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे। तो इनडायरेक्टली कहना क्या चाहता है वो कि रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अगर ये दोनों चीजें होंगी
तो ही जाके दो z1 z2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे, अदरवाइज ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, देन थर्ड, सॉरी अगला नेक्स्ट फोर्थ। अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, रूट ए बी जो है ये रूट ए इंटू रूट बी, ये तभी डिफाइंड है, ठीक, इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए कोमा बी इज नॉन नेगेटिव, ठीक, अदरवाइज ये चीज डिफाइंड है। बेसिकली देखो क्या क्या हो सकता है ए एंड बी का, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ध्यान से देखो ये जो तीनों केसेस हैं, कम से कम एक तो नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है, राइट, तो ही जाके इन तीनों केसेस में हम ये चीज डिफाइन कर सकते हैं। ये वाली जो केस है इसमें ये चीज डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे -4 इंटू -9 का अंडर द रूट, क्या चीज चली जाएगी, दैट इज नथिंग बट 36 अंडर द रूट, तो दैट इज 6। अब देखो, अब अगर मैंने इसको अलग अलग कर दिया तो ये बन जाएगा -4 का अंडर रूट इंटू -9 का अंडर रूट, ये बन जाएगा तुम्हारा 2 आइटा इंटू 3 आइटा, तो दैट इज नथिंग बट 6 आइटा स्क्वायर, ठीक, तो दैट इज नथिंग बट -6। लेकिन क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होते, तो बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली यानी कि इसको मैं अलग अलग नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये तभी वैलिड होती है जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन नेगेटिव, यानी कि दोनों के दोनों बेसिकली नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हुए तो दैट केस ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं अभी तक? क्लियर है सर। ठीक, अब आ जाओ मेन इनका जो अलजेब्रा है, फिफ्थ पॉइंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन। बहुत सिंपल सा पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, सिमिलरली सब्ट्रैक्ट, ठीक। क्या चीज, a1 प्लस आइटा b1 इंटू a2 प्लस आइटा b2, ठीक। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, a1 प्लस a2 प्लस आइटा टाइम्स b1 प्लस b2 करेंगे, ठीक, a1 प्लस a2 प्लस आइटा टाइम्स b1 प्लस b2 करेंगे। तो ये जो चीज है ये हमारी क्या रहेगी, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन कर, अच्छा बीच में एडिशन है बाय द वे, a1 प्लस आइटा b1 माइनस a2 प्लस आइटा b2, ठीक। अब इन चीजों को अगर हैंडल करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस आइटा टाइम्स b1 माइनस b2 करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक। देन सिक्स्थ चीज, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं, ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, a प्लस आइटा b मल्टीप्लाई बाय लेट्स से c प्लस आइटा d, ठीक, ये चीज ले लो। अब जो नॉर्मल हमारा पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन होता है वही इधर मल्टीप्लिकेशन चलेगा, बाय द वे दोनों मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं होता, ठीक। क्या चीज, हर एक पार्ट को हर एक पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी प्लस आइटा ए डी प्लस आइटा बी को सी के साथ, तो आइटा बी सी प्लस ये बन जाएगा आइटा स्क्वायर बी इंटू डी, तो ये बन जाएगा ए सी प्लस आइटा कॉमन ए डी प्लस बी सी प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा माइनस बी डी, तो ये बन जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आइटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी। तो इस तरीके से ये सारा का सारा हमारा जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? क्लियर है सर। ठीक, क्लियर है सर। देन इज डिवीजन, ठीक। तो a प्लस आइटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आइटा d, ठीक। तो हम एक्चुअली में जो डेफिनेशन है, सबसे पहला वाला पॉइंट याद करो, जो डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या है, दैट इज a प्लस आइटा b, और सब कुछ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब कुछ डिनोमिनेटर में होता है, न्यूमरेटर में नहीं होता, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट वगैरह या आइटा वगैरह आ रहा है उसको डिनोमिनेटर में हम नहीं रखेंगे, उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो इस चीज का मतलब ये चीज है, इसको शिफ्ट करने का तरीका क्या है कि हम इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इरेशनलिटी वाली चीज होती थी जिसके अंदर हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, तो वही वाला स्टेप करेंगे, लेकिन इसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, यहाँ पे इसको रैशनलाइजेशन नहीं बोलते, ठीक है। तो क्योंकि अंडर रूट वगैरह नहीं है ना, तो यहाँ पे c माइनस आइटा डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा, देखो बेसिकली ये जा रहा है z इंटू जेड कंजुगेट, नीचे आ जाएगा z मोड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बहुत सिंपली, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ए सी माइनस ए आइटा डी मतलब आइटा ए डी, आइटा सी बी एंड आइटा बी इंटू माइनस आइटा डी इंटू आइटा बी, तो ये चला जाएगा माइनस आइटा स्क्वायर बी डी, आइटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस बी डी। ये चीज क्या बन जाएगी, ए सी प्लस बी डी प्लस आइटा टाइम्स सी बी माइनस ए डी
डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी चीज इसका रियल पार्ट बनेगा एंड ये पूरी की पूरी चीज इसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा। ठीक, तो अगर मेरे से कोई पूछे कि रियल पार्ट ऑफ ए प्लस आइटा बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आइटा डी क्या होगा, तो रियल पार्ट होगा इसका ये एंड इमेजिनरी पार्ट होगा ये। आई होप ये चीज क्लियर हुई। क्लियर है ना ये चीज? क्लियर है सर। ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक और चीज, कि अगर इन केस अगर मॉडुलस 1 होता है ना, ठीक, ये ना एक बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है हमारी, जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस के अंदर हमारे जनरली काम आती है। ठीक है, वो क्या चीज, कि अगर z मोड का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड कंजुगेट होता है एंड इफ z मोड इज इक्वल टू 1, z मोड 1 मतलब z इज यूनी मॉडुलर। ये कई बार टर्म यूज कर देते हैं और ये नहीं प्रॉपर्टी मेंशन करते, तो अगर उन्होंने यूनी मॉडुलर बोल दिया तो इसका मतलब इटसेल्फ क्लियर होना चाहिए कि उसका मॉडुलस 1 होगा। ठीक, तो अगर z यूनी मॉडुलर है तो क्या चीज चली जाएगी, 1 इज इक्वल टू z इंटू जेड कंजुगेट, और z जो है वो 1 बाय जेड कंजुगेट होगा, सॉरी, और z कंजुगेट जो है वो 1 बाय जेड होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो यूनी मॉडुलर के केस में ये हमारी चीज प्रॉपर्टी काम करती है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये भी अलजेब्रा के काफी क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई करने में हमारी काम आती है। ठीक है, चलो, अब इनका जो प्रॉपर्टीज हैं, राइट, जो हमने ऊपर देखी, इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब डिटेल में देखने के लिए, ठीक, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी हमारी, एक तो मॉडुलस था, राइट, एंड कंजुगेट वगैरह था, आर्गुमेंट वगैरह था। ठीक, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी, मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट। ठीक है, ये थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखो बेसिकली सबसे पहले क्या चीज़ है, ठीक, मैं जो चीज़ पहले बता चुका हूँ वो भी काफ़ी हद तक रिपीट हो जाएंगे इसके अंदर, बाकी सारी की सारी चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, देखो, फर्स्ट चीज कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक, एंड x कोमा वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल। ठीक, तो z कंजुगेट जो होगा वो x माइनस आइटा वाई आएगा, सबसे पहला ये तो बेसिक पार्ट आ गया। देन सेकंड इज कि z कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट करूंगा तो वो x माइनस आइटा वाई हो जाएगा। ठीक, उसका वापस से कंजुगेट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस आइटा वाई बन जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है कि वापस वो z आ जाएगा, तो दो बार कंजुगेट करूंगा, राइट, दो बार साइन चेंज होगा, तो दोनों बार साइन चेंज होने के बाद वो वापस वही चीज आ जाएगी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। देन थर्ड इज, ठीक, कि पहली बात तो ये समझो कि z कंजुगेट माइनस जेड एंड माइनस जेड कंजुगेट, ये चारों के चारों होते क्या है, एंड इनका मॉडुलस बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये सब चीजें बराबर होंगी। और ये ऐसा क्यों हुआ, देखो बेसिकली z जो है हमारा, z1 मैंने लिया x प्लस आइटा वाई, फिर लिया z2 x माइनस आइटा वाई, फिर लिया z3 माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, एंड फिर लिया z4 एक माइनस एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो ये चीज कि अब मैं अगर z1 के मॉडुलस की बात करूं, ठीक, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर द रूट। और z2 के मॉडुलस की बात करूं तो क्या आ जाएगा, वो एक्स स्क्र और माइनस वाई का स्क्र वो भी वाई स्क्र के बराबर होता है, तो ये भी वाई स्क्र अंडर द रूट रहेगा। z3 के मॉडुलस की बात करूं, ये भी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर रूट रहता है, एंड z4 के मॉडुलस की बात करूं, ये भी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर रूट रहेगा। तो इसलिए ये चारों के चारों बराबर हो जाएंगे। ठीक, और वैसे भी तुम्हें मैंने बताया हुआ है कि जो मॉडुलस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज कि ठीक, ध्यान से देखो, अगर मान लो z है मेरा x प्लस आइटा वाई z1, तो अज्यूम करो कि ऐसा है, राइट, सो दिस इज z, इट इज x प्लस आइटा वाई।
अब जो इसका मॉडुलस होगा, सॉरी इसका कंजुगेट जो होगा वो ये चीज आ जाएगा एग्जैक्टली नीचे। तो एग्जैक्टली नीचे आने से z कंजुगेट जो जाएगा हमारा, दैट वुड बी डेफिनेटली x माइनस आइटा y। बट ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये z मोड है तो ये z कंजुगेट का मोड है, तो ये दोनों के दोनों ऑब्वियसली सेम रहेंगे, ये डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। रिफ्लेक्शन हो रही है ना, तो ऊपर वाली चीज नीचे आ रही है, ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अगर ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या चीज होगी, ठीक, कि उसका जो डिस्टेंस ओरिजिन से वो चीज सेम रहेगी, वो चीज चेंज नहीं करेगी। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। अब देखो माइनस जेड क्या होता है, ठीक, ये जेड कंजुगेट आ गया, ठीक, अब ये आ रहा है माइनस जेड। अब माइनस जेड क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। अगर ये x प्लस आइटा वाई है, राइट, तो ये x है तो माइनस एक्स क्या होगा, एग्जैक्टली उल्टा इधर, एन माइनस वाई एग्जैक्टली उल्टा नीचे। तो बेसिकली क्या करो, इस पॉइंट को पकड़ के ओरिजिन को मिड पॉइंट मानो और उतना ही पीछे की तरफ ले जाओ, तो ये जो पॉइंट बन के आएगा, ये पॉइंट बन के आएगा तुम्हारा माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, याद रखना, और माइनस जेड। ठीक, अब देखो अगेन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगेन ये क्या रहेगा, ये भी जेड मोड के बराबर ही रहेगा, तो माइनस जेड कंजुगेट का जो मोड है वो भी तुम्हारा जेड मोड के बराबर रहेगा, तीनों चीजें बराबर। अब इस चीज का, ये चीज का नेगेटिव लिया, तो ये चीज का नेगेटिव लेके क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, और ये क्या आ जाएगा, माइनस जेड कंजुगेट, राइट। तो ये जो चीज, सॉरी हाँ, ये जो चीज आ रही है z3, ये हमारा क्या जा रहा है, दैट इज नथिंग बट माइनस जेड कंजुगेट, तो वो आ जाएगा ऐसे, राइट। अब ये चारों के चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये माइनस जेड कंजुगेट का जो मॉडुलस है ये भी हमारा सेम रहेगा, ये माइनस जेड। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये चारों के चारों डिस्टेंस हमारे सेम है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक, तो ये थर्ड पॉइंट था। देन फोर्थ पॉइंट इज कि z इंटू जेड कंजुगेट जो है वो z मोड का स्क्वायर रहेगा, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, देन फिफ्थ पॉइंट इज कि इन जनरल जो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक, वही चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि जेड स्क्वायर एंड जेड मोड का स्क्वायर ये दोनों बराबर नहीं होते। ठीक, बेसिकली z अगर मेरा x प्लस आइटा वाई है तो z स्क्वायर क्या रहेगा, x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर, सो दैट वुड बी x स्क्वायर प्लस आइटा वाई का स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई, सो दैट वुड बी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टाइम्स 2xy। ठीक, दैट वुड बी z का स्क्वायर। ठीक, दैट वुड बी z स्क्वायर। लेकिन z मोड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक, z मोड का स्क्वायर जाएगा सिंपली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक, तो ये दोनों बराबर नहीं होते। बाय द वे ये एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहने के चांसेस हैं। ठीक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100%, बट यस उसके भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहने के चांसेस हैं। तो z स्क्वायर जो होगा वो इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और ये तो z मोड जो होता है वो तो रियल नंबर होता है, x स्क्वायर डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस इज रियल नंबर, तो उसका स्क्वायर करोगे वो भी रियल नंबर आएगा, तो ऑब्वियसली वो दोनों इन जनरल बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, देन सिक्स्थ, अब अगर मैं मॉडुलस की, सॉरी कंजुगेट की प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो कंजुगेट जो होता है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मेरे पास z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस सो ऑन टिल zn है, और इस पूरी चीज का कंजुगेट हो रहा है, राइट, तो दैट विल बी इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट प्लस z3 कंजुगेट प्लस सो ऑन टिल zn कंजुगेट। मतलब सारे के सारे कंजुगेट एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर एज इट इज अलग अलग हो जाएंगे, एंड सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के ऊपर भी क्या, z1 इंटू z2 इंटू सो ऑन टिल zn है, इस टोटल चीज का कंजुगेट हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट इंटू z3 कंजुगेट इंटू z4 कंजुगेट इंटू सो ऑन टिल zn कंजुगेट। ठीक, अब इसका एक स्पेशल केस बताता हूँ कि सारे के सारे z को एक ले लो, तो z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू z3 इक्वल टू सो ऑन टिल zn इज इक्वल टू, सबको z पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये z इंटू z इंटू z इंटू सो ऑन टिल z का कंजुगेट, that will be equal to z conjugate into z conjugate into z conjugate into so on till z conjugate, राइट। तो ये करने के बाद हमारी क्या चीज जा रही है, देखो ये z सारे के सारे मल्टीप्लाई होकर क्या जा रहा है, z की पावर n, तो z की पावर n का कंजुगेट जो होगा यहाँ पे, ये z कंजुगेट into z कंजुगेट into z कंजुगेट, तो ये जा रहा है z कंजुगेट की पावर n, इस तरीके से ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो पावर को ऊपर नीचे हम अंदर बाहर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 7th कि अगर z हमारा x प्लस आइटा y है एंड z कंजुगेट x माइनस आइटा y है तो z प्लस z कंजुगेट क्या होगा हमारा, दैट इज 2x, 2 से डिवाइड कर दिया तो z प्लस z कंजुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय दैट इज x, एंड z माइनस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 जो है ये आ जाएगा हमारे पास आइटा y, और इन केस आइटा से भी डिवाइड कर दो, ठीक, तो ये चीज क्या बन जाएगी y। तो अब x होता है रियल पार्ट, तो बेसिकली रियल पार्ट ऑफ z जो होगा उसको हम z प्लस z कंजुगेट बाय 2 लिख सकते हैं, एंड ये है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है इसको हम z माइनस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 आइटा, ठीक, ये चीज लिख सकते हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, अभी तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। ठीक है, चलो 8th प्रॉपर्टी क्या जा रही है कि z प्लस z कंजुगेट, अभी हमने देखा था वो क्या चीज आती है, a प्लस आइटा b प्लस a माइनस आइटा b, तो आइटा b कटेगा तो ये आ जाएगा 2a, तो विच इज नथिंग बट प्योरली रियल, ठीक। तो z प्लस z कंजुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ अगर ऐड करोगे तो वो चीज प्योरली रियल हो जाएगी, एंड सिमिलरली z माइनस z कंजुगेट करोगे वो आ जाएगा a प्लस आइटा b माइनस ऑफ a माइनस आइटा b, तो दैट वुड बी 2 आइटा b, दैट मींस इट विल बी प्योरली इमेजिनरी। तो z माइनस z कंजुगेट करोगे किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से माइनस करोगे तो वो चीज क्या बन जाएगी, प्योरली इमेजिनरी बन जाएगी, ठीक है, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। देन ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक, ध्यान से ये चीज समझना क्या है, कैसे है, कहां से है, कैसे है, ये चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, नो व्हाट इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी? ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज कि अभी मैंने ना तुम्हें ये चीज बताई थी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको मैं ऐसे वेक्टर भी लेके जा सकता हूँ, ठीक, एंड उसको मैं ऐसे एक पॉइंट जो होता है x प्लस एक्स कोमा वाई वो भी लेके जा सकता हूँ, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो चलो है ही है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये चीज, अब मैं वेक्टर के थ्रू थोड़ा सा चीज तुम्हें बताता हूँ कि अगर मान लो ये है पॉइंट z1, ठीक, एंड ये पॉइंट है z2, ठीक, तो ये जो वेक्टर आएगा, ठीक, इस तरीके से, ठीक। अब अगर तुम्हें याद है, ठीक, कि बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा z1 वेक्टर, ये बन जाएगा तुम्हारा z2 वेक्टर, अज्यूम करो ये z3 वेक्टर है, z3 वेक्टर क्या जाएगा तुम्हारा, देखो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स तुम्हें मालूम है ना सेम रहता है, तो यानी कि कहने का मतलब ये चीज है कि जो z1 वेक्टर है ये तुम्हारा z2 वेक्टर प्लस z3 वेक्टर के बराबर होगा। ये चीज मालूम है या नहीं मालूम, पहले ये चीज बता दो, क्या कंफ्यूजन है इसमें? पता है सर। पता है, ठीक है। तो यहाँ से z3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, z3 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी z1 वेक्टर माइनस z2 वेक्टर, और z1 माइनस z2। बेसिकली क्या चीज आ रही है कि z3 वेक्टर का क्या आ रहा है, जो हेड का वेक्टर है, हेड पे क्या वेक्टर आ रहा है z1 वेक्टर, टेल पे क्या वेक्टर आ रहा है z2 वेक्टर, तो हेड वाला वेक्टर माइनस टेल वाला वेक्टर, तो z1 वेक्टर माइनस z2 वेक्टर। तो बेसिकली कोई भी वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर वेक्टर बन रहा है, ठीक, तो इस तरीके से मान लो ये ऐसा वेक्टर बना, राइट। अब मैं क्या बोलूंगा कि अगर मान लो ये एक वेक्टर है a वेक्टर एंड ये वेक्टर है b वेक्टर, राइट, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये हेड का वेक्टर माइनस टेल का वेक्टर होगा। अब हेड का वेक्टर क्या आ रहा है a वेक्टर, माइनस टेल का वेक्टर जा रहा है b वेक्टर, तो ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, अब ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है, ध्यान से देखो क्या चीज जा रही है कि अब अगर ये z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये लेंथ क्या, ये वेक्टर क्या आ जाएगा z1 माइनस z2, ठीक, इस तरीके से। तो इसका ये जो लेंथ है ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये लेंथ इसका मैग्नीट्यूड, ये लेंथ इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। अब हमें मालूम है कि डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स जो होता है, सॉरी, डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स जो होता है वो थर्ड वाली साइड से क्या रहता है, छोटा रहता है, ये चीज मालूम है ना, डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z1 माइनस z2 का मॉड इज लेस देन, दैट इज z1 मॉड, सॉरी, डिफरेंस ऑफ द टू साइड, डिफरेंस ऑफ द टू साइड मतलब ये पहली साइड ये दूसरी साइड, तो z1 मॉड माइनस z2 मॉड, तो
तो डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज लेस देन इक्वल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है? ये चीज, दैट इज z1 माइनस z2 का मोड। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो ये आ गया एक इनइक्वालिटी बनी हमारी। क्लियर हुआ ये चीज? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब अगर मैं एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ठीक है, अगर ये z1 है, ये z2 है, और मैंने ट्रायंगल पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ठीक है, तुम्हें याद होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इनका ये वाला जो वेक्टर होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये आ जाएगा तुम्हारा z1 प्लस z2। एंड सिमिलरली ये वाला वेक्टर जो है राइट, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये भी z2 आ जाएगा। तो ये इसका मोड लेंथ, ये इसका मोड लेंथ, ये इसका मोड लेंथ। अब सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड। सम ऑफ द टू लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। तो इन दोनों का जो सम है दैट इज z1 mod प्लस z2 mod इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा? z1 प्लस z2 का मोड। आई होप ये चीज क्लियर हुई। क्लियर है सर। ठीक, चलो तो अब मैं दोनों को साथ में लिख रहा हूं। ठीक, दोनों को साथ में लिख रहा हूं। ठीक, दोनों को साथ में लिख के क्या बन जाएगा हमारा? दैट इज z1 प्लस z2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू z1 mod प्लस z2 mod and is greater than equal to z1 mod minus z2 mod। तो डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड ना, ये भी इधर वैलिड होगा राइट। तो ये इन जनरल एक कंप्लीट प्रॉपर्टी हमारी बन जाएगी। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आगे जाके बहुत काम आएगी हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब कहाँ से काम आएगी, कैसे काम आएगी, वो चीज हम बात करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज को कराने से पहले मैं इनफैक्ट पोलर फॉर्म पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि उसी के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब ये काम करते हैं, पहले पोलर फॉर्म के ऊपर जाते हैं। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले पोलर फॉर्म के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो देखो पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है ये क्या होता है? ठीक है, तो अब ध्यान से देखना ये चीज कि अगर मेरा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज x प्लस आइटा y। ठीक, तो ये बन जाएगा x प्लस आइटा y वेयर दिस इज नथिंग बट x एंड दिस इज नथिंग बट y। अब अज्यूम करो ये इसका z मोड जो है ये r है एंड ये एंगल थीटा है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? r cos थीटा एंड y की वैल्यू चली जाएगी r sin थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो जो x की वैल्यू मैंने r cos थीटा पुट की प्लस आइटा y की वैल्यू r sin थीटा पुट की, तो r कॉमन आ गया तो ये बन गया cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। तो यानी कि वही वाला z जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा? r इंटू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, और दैट इज नथिंग बट r इंटू सिस थीटा। ठीक, इसको cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा को इसका जो ये CIS होता है, ये C, ये आइटा का I एंड साइन का S, तो इनको मिला के हम इसका शॉर्ट फॉर्म डाल देते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज r इंटू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा दैट इज सिस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मेरे को पोलर फॉर्म में डालना है तो मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए? मेरे को उसका r चाहिए एंड थीटा चाहिए। तो जैसे r एंड थीटा आ जाएगा तो उसको मैं यहाँ पर फिट कर सकता हूँ। ठीक, थीटा कैसे निकालना है ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, r कैसे निकालना है ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ठीक, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी इस पर्टिकुलर फॉर्म में कैसे लाना है, ठीक, ये ऑलरेडी हम पता है क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा एग्जाम्पल। मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 2√3 आइटा। तो इसका पोलर फॉर्म निकालना है, तो सबसे पहले इसका निकालो मॉडुलस। तो इसका z मोड क्या आ जाएगा? जिम करो ये z है। ठीक, तो z मोड क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2√3 का स्क्वायर 4 3 = 12 अंडर द रूट, तो दैट इज 16 अंडर द रूट, तो दैट इज नथिंग बट 4। ठीक, तो z मोड की वैल्यू क्या आ गई? ठीक, तो दैट इज z मोड इज नथिंग बट 4। ठीक, तो यहाँ पे अब इसका एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए इसको प्लॉट किया तो ये 2 आ जाएगा एंड हाइट चली जाएगी 2√3, इस तरीके से आ जाएगा थीटा। तो tan थीटा क्या चला जाएगा?
ठीक, tan थीटा चला जाएगा √3, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। तो मॉडुलस चला गया, एंगल चला गया, ठीक, मॉडुलस एंड एंगल दोनों के दोनों चले गए। तो मॉडुलस एंड एंगल जैसे पता चल गया, तो ये जो 2 + 2√3 आइटा है, ठीक, तो ये क्या चला जाएगा, r सिस थीटा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 CIS थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3। तो ये इसका पोलर फॉर्म चला जाएगा, दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ कैसे डालना है, यस सर। ठीक। अच्छा, अब ना ध्यान से इसकी प्रॉपर्टी को एनालाइज करना, ठीक। क्या चीज, ये जो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, सिर्फ इतना, r को छोड़ दो। अब इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या जाएगा, दैट इज cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, तो दैट इज नथिंग बट 1। तो कहने का मतलब ये चीज है कि सिस थीटा का मोड जो है ये चीज 1 रहेगी। आई होप ये चीज क्लियर हुई, यानी कि यूनिमोडुलर है, ठीक। अच्छा, तो सिस माइनस थीटा दैट इज cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, इसका भी मोड क्या हो जाएगा, ये भी मोड 1 हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब हमने एक और चीज देखी हुई है, ठीक, एक और चीज देखी हुई है, ध्यान से देखना ये चीज अभी। कि z इंटू जेड कंजुगेट जो होता है वो z मोड का स्क्वायर होता है, यानी कि सिस थीटा इंटू सिस माइनस थीटा दैट वुड बी इक्वल टू 1, हाँ या ना। दैट मीन्स cos ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इंटू cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आइटा साइन माइनस थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये चीज क्या रहेगी 1। तो यहाँ से मेरे को मिला cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आइटा साइन माइनस थीटा, दैट इज नथिंग बट 1/cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर -1, ठीक। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो cos माइनस थीटा प्लस आइटा साइन माइनस थीटा है, तो दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर -1। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। ये छोटी छोटी मैनिपुलेशन है जो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो सर क्या है, इसका मतलब पता क्या है कि ये जो पावर वाली जो चीज है ये आगे थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तब जाके ये चीज बनेगी, यानी कि ये जो पावर वाली चीज है ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आया ये चीज, यस सर। ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट यहीं से आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज बन के आएंगी हमारी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अज्यूम करो मेरे पास है cos अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं cos बीटा प्लस आइटा साइन बीटा के साथ, क्या बन जाएगा ये, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, सॉरी आइटा साइन अल्फा इंटू आइटा साइन बीटा, तो ये आ जाएगा आइटा स्क्वायर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस आइटा टाइम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक। तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आइटा टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। यस सर। क्या है ये, दिस इज नथिंग बट सिस अल्फा इंटू सिस बीटा, तो ये बन गया सिस अल्फा प्लस बीटा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि कोई भी दो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को दो अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, कुछ नहीं, उन दोनों के एंगल ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आई, यस सर। ठीक। ऐसे ही अगर हम डिवाइड करेंगे अगर इनको, ठीक, ध्यान से देखना, डिवीजन का बहुत सिंपल हो जाएगा, cos या फिर नेगेटिव में, मैं सिंपली इसे सिंपल में लेके जा रहा हूँ, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में सिस में लिख रहा हूँ, सिस अल्फा डिवाइडेड बाय सिस बीटा। और ध्यान से देखो, अगर दोनों सिस के मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंगल ऐड हो रहे हैं, तो अगर सिस दोनों डिवाइड होंगे तो एंगल क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही। और वो कैसे होगा, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, सिस अल्फा डिवाइडेड बाय सिस बीटा इनटू इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा सिस ऑफ माइनस बीटा
डिवाइडेड बाय सिस ऑफ माइनस बीटा। ये चीज समझ आई? यस सर। ठीक, अब नीचे क्या बन जाएगा, z इंटू जेड कंजुगेट। तो z इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है, z मोड का स्क्वायर, और सिस का मोड जो होता है वो 1 होता है। तो ये बन जाएगा सिंपली सिस अल्फा इंटू सिस ऑफ माइनस बीटा। अब देखो न्यूमरेटर में एंगल अल्फा, दूसरा माइनस बीटा, तो इन दोनों के एंगल ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा सिस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। आई होप ये चीज क्लियर है। तो डिवीजन के बाद एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन के बाद एंगल ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो सारे क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये जो हमारा पोलर फॉर्म है उसी की बेसिक प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक, और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद वापस आते हैं, एक बार इसकी प्रॉपर्टीज जो है वही कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना है चीज। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, तो क्या होगा? ठीक, ध्यान से देखो। लेट से मेरे पास है z1 r1 e सॉरी cos या सिस ले लो डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म, सिस थीटा 1, एंड z2 है r2 सिस थीटा 2। ठीक, अब मैंने क्या किया, z1 इंटू z2 कर दिया, क्या आ जाएगा, r1 सिस थीटा 1 इंटू r2 सिस थीटा 2। तो दैट इज नथिंग बट r1 इंटू r2 सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2, r1 इंटू r2 सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो दैट इज z1 इंटू z2। तो क्या हुआ, ठीक, कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो उनके मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मॉडुलस गेट्स मल्टीप्लाइड एंड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड गेट्स एडेड। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो कभी भी मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उनके एंगल जो है वो ऐड हो जाएंगे, जो आर्गुमेंट है वो ऐड हो जाएंगे, एंड उनके जो मॉडुलस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। राइट, ऐसे ही अगर मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो z1 डिवाइडेड बाय z2 कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, r1 सिस थीटा 1 डिवाइडेड बाय r2 सिस थीटा 2। तो ये हो जाएगा r1 बाय r2, ये बन जाएगा सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2। राइट, तो कहने का मतलब मॉडुलस डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, मॉडुलस गेट्स डिवाइडेड एंड आर्गुमेंट गेट्स सब्ट्रैक्टेड। और सब्ट्रैक्टेड का कैसे होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर वाला होगा। ठीक, न्यूमरेटर माइनस। आई होप ये चीज क्लियर हुई। अब इसी के बेसिस पे देखो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक, आर्गुमेंट ऑफ k इंटू जेड क्या होगा, k इज कांस्टेंट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, उसका आर्गुमेंट चेंज होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो उसके आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर ही रहेगा। ठीक, वेयर k इज ग्रेटर देन 0, याद रखना। ठीक है, अब ये चीज पता क्या हुई, देखो अगर मान लो 2 + 3 आइटा है हमारे पास, तो 2 + 3 आइटा क्या जाएगा, इधर 2 इधर 3। अब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 + 6 आइटा बन जाएगा। तो उससे होगा पता क्या, यही डबल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर है ना, तो वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करने से उसका डायरेक्शन थोड़ा ना चेंज करती है। बात समझ में आ रही है? राइट, तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करती तो यानी कि जो z की डायरेक्शन है वही उसके k टाइम z की डायरेक्शन रहेगी। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब सोचो कि अगर k नेगेटिव हो गया, ठीक, अगर k नेगेटिव हो गया तो k नेगेटिव होने से क्या चीज होगी, ठीक, इसका मैं अभी बताता हूं। अच्छा, एक और चीज, ये जस्ट अगले वाले पॉइंट के अंदर कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा, तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके आर्गुमेंट ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 हो जाएगा प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक, अच्छा, ये चीज हो जाएगी। अब ध्यान से देखो ये चीज कि ऊपर वाली चीज जो हमने की है फर्स्ट वाली, वो इसके थ्रू कैसे जाएगी। आर्गुमेंट ऑफ k इंटू z1 या z ले लो, तो वो चीज क्या जाएगी, दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ k प्लस आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। हाँ जाना, क्लियर है ये चीज?
क्लियर। केस 1, अगर के पॉजिटिव नंबर है तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है? हाँ जी भाई सर, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है? सर 0। परफेक्ट। तो इसलिए ये चीज क्या बन जाएगी? आर्गुमेंट ऑफ के आ जाएगा 0, तो देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ के इंटू जेड वुड बी इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। आई होप ये क्लियर हुआ। फर्स्ट वाली कहां से आई थी एग्जैक्टली? ठीक। अच्छा, इन केस अगर केस 2 हो गया के नेगेटिव, राइट, तो आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर क्या होता है? 180। परफेक्ट, पाई। तो अब ये क्या आ जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ के इंटू जेड, वो हो जाएगा पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है ना? क्लियर है सर। ठीक। अब थर्ड देखो, थर्ड पॉइंट क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n, ठीक, क्या हो जाएगा ये? दैट वुड बी आर्गुमेंट ऑफ z इंटू जेड इंटू जेड इंटू सो टिल z। तो ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस सो टिल आर्गुमेंट ऑफ z, n टाइम्स n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z आ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक। एंड आर्गुमेंट ऑफ जो z1 बाय z2 है वो क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ z1 न्यूमरेटर माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। ठीक। एंड लास्ट पॉइंट, ठीक, क्या चीज कि जो फिफ्थ पॉइंट आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट है, राइट, वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। राइट। अच्छा, लेकिन हम आर्गुमेंट की बात करके एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहे। तो याद है एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट के साथ 2n पाई आता है। यस सर। तो हर एक प्रॉपर्टी के साथ हमारा क्या आ जाएगा? 2n पाई। ठीक, ये आएगा। ठीक, तो इधर आ जाएगा प्लस 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस 2n पाई। आई होप ये चीज क्लियर है। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर है सर। ठीक। तो ये तुम्हारा बिल्कुल बेसिक पार्ट था। इसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक पार्ट सारा का सारा कवर अप करने की कोशिश की है। ठीक। अब इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा थियरी है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, वो हम कल से कवर अप करना शुरू करेंगे। इसी के रिलेटेड अभी पहले मैं बेसिक पार्ट के रिलेटेड आज तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है? क्लियर हुआ आज सारा का सारा? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। ठीक है, चलो। तो इसका जो भी रिमेनिंग पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक, ये कल शुरू करेंगे। ठीक है, चलो, डन डन। थैंक यू।